में Mn की क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या। इसमें देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये है कि Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी इस KMnO4 में, ठीक है ना, इस Mn की संख्या निकालनी। तो इसकी Mn ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकल सकती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट ये देखो, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम मान लेते हैं x, उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे इसके साथ, क्योंकि ये एक ही Mn है तो इसलिए हमने एक x लिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाया, इधर की तरफ कौन है, ये पोटेशियम जुड़ा हुआ है, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती +1। और इधर की तरफ देखो बेटा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, इस ऑक्सीकरण की जो वैल्यू होती है ये -2 होती है। पारस बेटा देख लो, इसकी कितनी होती है, -2 होती है ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की -2, ठीक है ना, -2 चार्ज होता है उसमें। और इसमें मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 4 का गुणा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, तो 4 इंटू -2। और इस पूरे मॉलिक्यूल पे देखो, पूरे अणु पर कितने चार्जेस हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 0 करेंगे। क्लियर, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जब ये आ जाएगा, इसके बाद वैल्यू बहुत सरल है कैलकुलेट करना, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, +1 होगा, और इसमें क्या आएगा, ये x हो जाएगा, और 4 का दूना 8, यानी कि -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब होगा देखो, +7 तो सही है, लेकिन ये देखो +1 में +1 है और माइनस के 8 है, तो क्या बचेगा इसमें, माइनस के 7 बचेंगे, x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से +7 हो सकता है। ये ऑक्सीजन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा निकालने के लिए, है ना। इस वाले में देखो, यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। देखो, ये है SO4, हमें निकालनी Fe2 की ऑक्सीजन संख्या, किसकी निकालनी, Fe2, इसकी ऑक्सीजन संख्या में निकालनी, तो इसको हम मानेंगे x, Fe को क्या मानेंगे, x मान लेंगे। किसी का है बेटा इसका आंसर आ रखा है, किसी ने सॉल्व किया Fe की ऑक्सीजन संख्या, +3 आ रही सर। अच्छा इसके +3 आ रही है ना। चलो देखते हैं अभी +3 कैसे आ रहा है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, x लिया, लेकिन इसमें देखेंगे 2 Fe है, क्या है इसमें, 2 Fe, इसका मतलब 2 Fe करना पड़ेगा। इस तरफ क्या होगा, प्लस, देखो SO4 है बेटा, क्या है, SO4, हमें SO4 को जानना होगा। आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक हमने पढ़ा भी है, एक पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, H2SO4, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दो हाइड्रोजन कब जुड़ते हैं, जब क्या होगा, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तब 2 पॉजिटिव चार्ज जुड़ करके क्या बनाएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका मतलब जो SO4 होगा उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, और जितने चार्जेस होते हैं वो मैंने बताया था, जितने जिस पे चार्ज होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये SO4 है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 है, ठीक है ना, -2 तो एक सल्फेट की है, लेकिन इसमें कितने सल्फेट जुड़े हैं, 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। और टोटल देखो, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो नहीं है तो ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके 0 होने से क्या होगा, देखो अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किस प्रकार से सॉल्यूशन आएगा, यानी कि ये आएगा 2x -3 2 जा 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। और 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू क्या होगा, +6, इस 6 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। हमें तो क्या निकालना, प्रति परमाणु निकालना है, एक परमाणु में कितना है ना। तो ये देखो, ये 2x बराबर +6 हो गया, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, x का वैल्यू आएगा +6 और बाई 2, इट मीन्स +3 हो जाएगा, ये +3 है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। एक दो और मॉलिक्यूल है बेटा, क्योंकि थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं उनको करवा रहा हूँ। देखो, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो एक है, जैसे हमारे पास Al, ठीक है ना,
और एल्युमिनियम की निकालनी इन किस में निकालेंगे, ये निकालेंगे K3, ये करवाया तो नहीं मैंने आप लोगों को, Al और यहां पर आएगा C2O4 और इसकी होल थ्राइस। कुछ चीजें यहाँ सीखने को मिलेगी बेटा इनमें, है ना। इस मॉलिक्यूल को देखो, इस वाले को देखो, पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इसमें हमें एल्युमिनियम की निकालनी, किसकी ऑक्सीजन संख्या निकालने में, हमें निकालनी है एल्युमिनियम की। तो इस एल्युमिनियम की ऑक्सीजन संख्या निकालो, इसको मैंने काफी ड्रास्टिक कर दिया है ना। निकालो बेटा इस एल्युमिनियम, सबको दिखाई तो दे रहा होगा, निकालो बेटा एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। और दूसरा भी लिख लेता हूं मैं तब तक। +3 आ रही सर इसकी भी। +3 आ रही, चलो देखते हैं। -3 आ रही है सर। -3 आ रही, चलो देखना पड़ेगा बेटा। इस प्रकार से इसमें कर लो, ये दूसरा वाला Ag वाला है ना, इसमें हमें Ag की निकालने है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तीसरा नेक्स्ट तो मैं तीसरा लिख लेता हूँ और ये लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये कुछ ऐसे थे जिनमें थोड़ा चेंजेस था, है ना। FeN Fe है और CO कार्बन है 4 5। हो गया बेटा। और बच्चे कोई जवाब दे ही नहीं रहा। दीक्षा कण्वान है बेटा। जी सर। हाँ बताओ बेटा। दिव्यांशु। जी सर। बताओ बेटा, इनके आंसर बताओ। मयंक। जी सर। बताओ बेटा, इनके आंसर बताने हैं आप लोगों ने। सर सेकंड वाले का +1 आ रहा है सर। +1 आ रहा है, चलो देखते हैं बेटा। सूरज। यस सर। बताओ बेटा इनके। सौरभ। सेकंड वाला प्लस अच्छा सेकंड वाला। रीमा, रीमा +1। बताओ बेटा। रीमा आवाज आ रही है बेटा। सिमरन। +1 आ रही है। +1 आ रहा है, चलो ये दीक्षा रावत।
गुड जी सेकंड वाले की +3। गुड, +3, सेकंड वाले की +3 आ रहा है। दीक्षा रावत बोली नहीं ना। चेक भी, हाँ चल बेटा, हाँ चल चल छोड़। आशीष नोटियाल, यस सर। सर जिस लास्ट वाले की 0 आ रही सर। लास्ट वाले की 0 आ रही। और आंचल बताओ बेटा, सू तो नहीं की, चेक करना पड़ता ना, सू तो नहीं की। चलो देखो बेटा, बाकी बच्चे भी देखते रहेंगे, ठीक है ना। देखो अब हमने एक एक करके बताता मैं, देखो कैसे कैसे हो सकता है, इसमें संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। यदि हम शुरू इसमें देखें, इस वाले मॉलिक्यूल में देखें, तो इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा कि जो हमारे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को हमने एक्स मानना है। सिंपल चीज है, जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको एक्स मान लो। यदि दो है तो दो बना दो उसको, ये क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम एक ही है ना। जिसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हमने क्या कर दिया, एक्स मान लिया। और दूसरा देखो बेटा, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम, एक पोटेशियम का होता है +1, है ना। तो कितने पोटेशियम है, 3, तो 3 का गुणा कर देंगे। ये लिखना है हमने ताकि हमें पता लगे कि जो पोटेशियम है उसका +1 है। यदि हम सीधे +3 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर हमें पता नहीं लगेगा कहीं +3 कहीं +4 कहीं +5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर हम पोटेशियम का नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि पोटेशियम सिंगल वाले का +1 होता है, और उसमें कितने हैं, पोटेशियम 3 है तो 3 का गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर ये है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल से बना होता है। देखो COOH ये होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, ये प्रैक्टिकल में भी आप लोगों के पास ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। इसमें 2H2O भी होता है। क्या होता है, 2H2O, COOH 2H2O, ये ऑक्जेलिक अम्ल पूरा होता है। यहाँ पर यदि देखोगे तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, इनको छोड़ देता है। छोड़ेगा तो क्या आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के इसको H+ के रूप में निकाल देगा, तो CO नेगेटिव और CO नेगेटिव। तो जो ऑक्सलेट आयन होता है वो 2 नेगेटिव के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, 2 नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ऑक्सलेट है यहाँ पर CO C2O4 है या C2O4 है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है। ये हमने पता कर लिए, इससे पता लगा इसके फॉर्मूले से, है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो एक ऑक्सलेट पर 2 माइनस चार्ज है। कितने ऑक्सलेट हैं इसमें, यहाँ देखेंगे तो 3 है। कितने हैं, 3 है, तो 3 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, और पूरे मॉलिक्यूल पे देखो बेटा, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई आवेश नहीं है, इसलिए 0 लगा देंगे। यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, यानी कि 3 +3 हो गया, और ये x आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 होगा, लेकिन माइनस का होगा, है ना। और इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो प्लस के 3 है, माइनस का 6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x यहाँ पर -3 के ज्यादा बचे हुए हैं, है ना, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +3 आएगा, ठीक है ना। तो इसका +3 हुआ, क्लियर। अब इसका देखते हैं बेटा, इसका क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर Ag है, तो Ag का किस प्रकार से आएगा, Ag को हम क्या करेंगे, Ag को मान लेंगे x, Ag को क्या माना, x मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटे, ये NH3, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यदि हम इसको घोलेंगे तो ये पूर्ण रूप से उनके आयनों में विभक्त नहीं होता है। कुछ मॉलिक्यूल जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये घुलते नहीं है फिर, ठीक है ना, इनका आयन अलग बनता है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने x मान लिया, और इसमें यदि देखेंगे तो ये क्या होगा, जो NH3 है, NH3 मॉलिक्यूल है बेटा, NH3 क्या है, अणु है। तो जो भी अणु होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या हमेशा 0 होती है, मैंने पहले बता चुका आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसकी 0 हुई, एक अमोनिया की 0 हुई। कितने अमोनिया है इसमें, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, साथ साथ में
यहाँ पर देखो ये क्लोराइड आयन भी है, तो क्लोराइड का क्या होता है -1 होता है, यानी कि +-1, ठीक है ना। और पूरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा 0। इसलिए एक एक स्टेप चलना हमने। तो यहाँ x हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ, 0 हो गया। और फिर क्या होगा -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर हम कर सकते हैं x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा +1। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा। नेक्स्ट यदि हम आगे देखते हैं बेटा इसमें, तो आगे वाले में इसमें देखिए, यहाँ पर हमने Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसके लिए हम x मान लेंगे। ये देखो ये CO है, ये क्या है बेटा, कौन पहचानेगा, इसका नाम बताओ मुझे। कार्बन मोनोऑक्साइड। गुड बेटा। और बताओ, इसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बार बार बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, और C और O छोटा है तो ये कोबाल्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, कोबाल्ट। क्या बोलेंगे इसको, कोबाल्ट। यदि बड़ा है C और O दोनों तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का अपने आप में क्या है, अणु है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल है बेटा। इसकी ऑक्सीजन संख्या क्या हो जाएगी, 0। 0 हो जाएगी। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड कितने हैं, टोटल मिलाकर के 5। 5 है, तो 5 गुणा 0। इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितने चार्ज हैं, कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। तो x देखो, अब x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी बेटा, ठीक है ना। तो 0 भी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण संख्या आगे पूछूंगा भी, अभी इसके बाद जब नोमेनक्लेचर आएगा तो मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं भी पूछूंगा, ठीक है ना। ये तो हो गया बेटा हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या। देखो अब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके कुछ, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स होते हैं। यहाँ यदि देखेंगे तो पहला नंबर है, देखो जो हमारे पास है कंपाउंड है, उनकी क्या है, टाइप है, यानी कि यौगिकों के प्रकार, कितने प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, यौगिकों के प्रकार, कितने प्रकार के यौगिक हो सकते हैं, यौगिकों के प्रकार देखना, है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स, जो हमारे पास टाइप हैं, टाइप ऑफ कंपाउंड, जो हमारे पास कंपाउंड है उन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इनके टाइप देखने, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले बेटा देखो, ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं, पहला होता है, हम कहते हैं जिसको सिंपल साल्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिंपल साल्ट, और हिंदी में कहते हैं साधारण लवण। क्या बोलेंगे, साधारण लवण, या सिंपल इसको लवण भी कहा जा सकता है। क्या कहते हैं, लवण। पहला यौगिक का प्रकार ये हो गया। दूसरा होता है बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है जब हम एग्जामिनर अधिकांश बैठते हैं, डबल साल्ट क्या है, ठीक है ना। इसको दूसरा नंबर होता है बेटा इसमें डबल साल्ट। क्या होता है, डबल साल्ट, जिसको हम बोलते हैं द्विलवण। क्या बोलते हैं, द्विलवण। ये दोनों द्विलवण, पता क्या है, द्विलवण का मतलब जिसमें 2 लवण है। ये हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास है मोहर लवण, आप लोगों ने सुना होगा, इसको हम बार बार प्रैक्टिकल लैब में बोलते हैं मोहर लवण, ठीक है बेटा, मोहर साल्ट, ठीक है। फिटकरी सुना होगा, फिटकरी, ये इसके अंतर्गत आते हैं, फिटकरी, है ना। फिटकरी इसमें आता है, कौन सा साधारण लवण कौन सा है, NaCl है, ठीक है, नमक हमारे पास जो होगा। तो कुछ एग्जांपल के साथ अभी बताऊंगा, इनकी डिटेल बताऊंगा किस टाइप से होता है ना। तो देखो बेटा, ये हमारे पास एक साधारण लवण हो गया, दूसरा डबल साल्ट हो गया, द्विलवण कहते हैं जिसको, और तीसरा होता है बेटा इसमें, इनकी विशेषताएं भी बताऊंगा अभी क्या क्या चीजें होती हैं। ये तीसरा लवण होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन साल्ट। क्या होगा, कोऑर्डिनेशन
60। यानी कि हम इसको कह सकते हैं संकुल यौगिक लवण, है ना, जो संकुल लवण भी कह सकते हैं, संकुल यौगिक लवण, जो इस प्रकार के यौगिक होंगे। अब इनको थोड़ा थोड़ा समझना है हमें। पहले हम देखते हैं साधारण नमक, ठीक है ना, साधारण लवण। तो यह साधारण जो लवण होगा, जो हमारे पास पहले नंबर का है, यदि हम इसको देखते हैं तो पहले नंबर का हमारे पास क्या है, साधारण लवण है। क्या बेटा, साधारण लवण हम जिसको कहते हैं, ये साधारण लवण है। इसको हम अच्छी तरह जानते भी हैं, है ना, नमक। ये जो लवण होता है बेटा, ये कैसे बनता होगा, पहले हम इसके बनाने की विधि को जानेंगे। तो इस लवण को यदि हम देखेंगे किस प्रकार से होता है, हमेशा जो साधारण लवण होता है, ये अम्ल प्लस क्षार मिलकर बनता है। अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास लवण बनता है, जिसको हम बोलते हैं साधारण लवण। लवण देखो, अम्ल ले लो, अम्ल लिया हमने HCl, क्षार लिया NaOH, देखो क्षार है, हमारे पास जो लवण बनेगा वो बनेगा NaCl, और प्लस इसमें H2O निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसकी जगह हम यहाँ पर HCl लिया, और इसकी जगह KOH ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो KCl होगा, ये भी लवण होगा बेटा। ये तो हमारे पास उपयोग में होता है, जिसको हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी लवण है। लेकिन कैसा लवण है, साधारण लवण है। ये बन गया। और भी प्रकार के लवण बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही बनेंगे। इन साधारण लवण की विशेषता क्या होता है बेटा, ये जल में आसानी से घुल जाते हैं। यदि हम इनकी विशेषता देखेंगे साधारण लवण की, तो पहले क्या है, ये साधारण इनकी जो विशेषता है, यदि हम इसकी विशेषता को देखेंगे तो विशेषता किस प्रकार से होगी, विशेषता होगी जल में आसानी से घुल जाते हैं, जल में विलेय। क्या है बेटा, ये जल में विलेय। बात समझ में आ गई, क्या है ये, जल में विलेय है। इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जल में घोल सकते हैं। क्लियर बात हो गई, ये समझ में आ गया बेटा, कि जल में घुल गए। यस सर। ठीक है ना, इतनी बात हमारी, ये क्या हो सकता है, आसानी से क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा यदि हम इसमें देखेंगे कि और क्या विशेषताएं होती है, ये पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। जल में घुलने के साथ साथ पूर्णतः विघटित होते हैं, ये टूट जाते हैं। जैसे माना क्या होगा, यदि हम इसको जल में घोलेंगे तो ये पूर्णतः विघटित भी हो जाते हैं, है ना। ये देखो, जैसे माना हमने सपोज NaCl को घोला, तो ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। ये है साधारण लवण, ठीक है ना। इसकी विशेषताएं भी ज्यादा नहीं है, एक तो अम्ल प्लस क्षार लेकर के लवण बनाते हैं, ठीक है ना, दोनों मिलकर के क्या बन जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि यही लवण होंगे। देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे माना हमारे पास हमने HCl लिया, और हमने क्या किया, CaOH की होल ट्वाइस इसके साथ अभिक्रिया करवाई, और ये बना दिया CaCl2। ये भी लवण है बेटा, साधारण लवण, ठीक है ना, और इसमें H2O निकल जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार के लवण बन सकते हैं, है ना, Mg के बन सकते हैं, और भी क्षार, ठीक है ना। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। दूसरा लवण है बेटा इसमें द्विलवण, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विलवण, डबल साल्ट, ठीक है ना। द्विलवण क्या हो सकते हैं, यहां पर यदि द्विलवण को देखेंगे तो द्विलवण क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ यदि हम द्विलवण को देखेंगे तो द्विलवण क्या होंगे, किस प्रकार से आएंगे, ठीक है ना। इसको हम डबल साल्ट क्या होंगे, तो डबल साल्ट क्या होते हैं बेटा, दो या दो से अधिक, जो हमारे पास क्या है, क्या होंगे, अधिक लवण जो है मिलकर के क्या बना देते हैं, द्विलवण बनाते हैं। जो हमारे पास साधारण नमक थे, ठीक है ना, यदि हम क्या करें कि दो या दो से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, कौन से वाले, साधारण लवण, है ना, क्या कहेंगे उसको, साधारण लवण।
ठीक है, साधारण लवण समान मात्राएं में, ठीक है ना, साधारण लवण समान मात्रा में, ठीक है ना, परस्पर मिलकर के। यहाँ समान मात्रा का मतलब है इक्विमोलर, इन जिनकी मोलरता समान हो, समान मोलर दिखना, समान मोलर, है ना, समान मोलर मात्रा में, है ना। परस्पर अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को क्या हुआ है। परस्पर मिलकर द्विलवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिलकर द्विलवण बनाते हैं। यदि आज टाइम मिलता तो हम स्कूल में बना देंगे, मोलर साल्ट बनाएंगे, द्विलवण बनाते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे? द्विलवण कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, दो या दो से अधिक जो हमारे पास लवण साधारण लवण होंगे, जिनकी समान क्या होगी? मोलर मात्रा होगी, परस्पर मिलाएंगे और फिर क्या बना देंगे? द्विलवण बन जाएगा, या द्विलवण बनते हैं और इसी को हम द्विलवण कहते हैं। इसका नाम है बेटा एलम फिटकरी, ठीक है ना, एलम हो गया फिटकरी। और मोहर साल्ट तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना, मोहर साल्ट, मोहर लवण, ठीक है ना। मोहर लवण का फॉर्मूला क्या बेटा? किसी को मालूम मोहर लवण का फॉर्मूला? देखो FeSO4 तो था ही, फिर क्या था? FeNH4 की होल थ्राइस, ठीक है ना, और 6H2। इसमें देखो दो साल्ट है कि नहीं? देखो ये भी साधारण लवण है बेटा, कौन सा वाला? यदि मोहर साल्ट का फॉर्मूला सही लिखा मैंने, मोहर लवण का फॉर्मूला, ये तो प्रैक्टिकल, चलो इसको देख लेंगे एक बार, है ना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्यूरेट, इसमें थोड़ा सा देख लेना बेटा, है ना। वैसे मैंने कोशिश तो सही की लेकिन फिर भी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा? FeSO4 NH4 की होल थ्राइस SO4, सॉरी NH4 की होल थ्राइस, ये अमोनियम सल्फेट होगा बेटा, Fe नहीं होगा इसमें, है ना। यहाँ पर SO4 अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइस और SO4 और 6H2 ये होगा, देख लीजिए, चलो याद आ गया। देखो यहाँ पर होगा FeSO4, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा डॉट, फिर आएगा NH4 की होल ट्वाइस और SO4, और ये आएगा 6H2। ये है बेटा, देखो ये है एक्यूरेट फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ दो प्रकार के लवण कौन कौन से? देखो दो साधारण लवण है, एक ये है, देखो एक तो हमारे पास Fe है, Fe और SO4 है, ये एक साधारण लवण है, ठीक है ना। दूसरा साधारण लवण कौन सा है? NH4 की होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट है, ये भी साधारण लवण है। ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं? मोहर साल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मोहर साल्ट का, ठीक है ना। और इस मोहर साल्ट में क्या होगा? इनकी समान मात्राएं, यानी कि क्या होगा? इक्विमोलर बोलते हैं बेटा उसको, है ना, यानी कि मोलर मात्राएं क्या होगी? समान होगी। तो इस प्रकार से हमने दो प्रकार का, अब इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें दो साल्ट है, क्या है इसमें? दो लवण है, ठीक है ना, दो साधारण लवण है, एक साधारण लवण ये है, एक अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे? NaCl ही साधारण लवण है, लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं? FeSO4 भी साधारण लवण है, ये भी साधारण लवण है ना, जो अम्ल प्लस क्षार मिल करके बनते हैं। यहाँ पर देखोगे तो अम्ल प्लस क्षार, यहाँ धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाए, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखो बेटा, यदि हम इसकी विशेषता को देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या होगी? यहाँ पर यदि हम इसकी विशेषता को देखेंगे तो इसकी विशेषताएं क्या है? पहले तो ये बेटा कि ये जल में पूर्णतः क्या हो जाते हैं? वियोजित होकर के आयनों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि जल में क्या हो जाते हैं? जैसे साधारण लवण था वैसे ही भी ये भी है, ये जल में क्या होंगे? पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, इसको नोट कर लेना आप, पूर्णतः वियोजित होना, ठीक है ना, ये वियोजित हो जाते हैं, यानी कि ये क्या होंगे? अलग अलग, यदि आप देखोगे तो ये अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं, है ना। कैसे? जैसे माना हमने इसको घोला तो ये Fe2 पॉजिटिव के रूप में भी दिखेगा आपको, SO4 नेगेटिव के रूप में दिखेगा, NH4 देखो NH4 प्लस के रूप में दिख जाएगा, SO4 फिर माइनस के रूप में दिखेगा,
ये सारे अलग अलग, ये अलग आयन में, ये अलग आयन में, ये अलग आयन में, ये अलग आयन में, सारे के सारे पूर्णतः वियोजित हो सकता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसकी विशेषताएं होती हैं, ये पूर्णतः वियोजित हो जाएगा जल में। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? और इसके बाद आता है लास्ट तीसरा नंबर है जो हमारे पास है, वो है, ये दो प्रकार के लवण हमने जान लिए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रकार का लवण है कोऑर्डिनेशन साल्ट। तीसरा कौन सा है? कोऑर्डिनेशन साल्ट, जिसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी लवण। ठीक है ना, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन साल्ट। ठीक है ना, साल्ट, या इसको कहा जा सकता है उपसहसंयोजी यौगिक लवण, है ना। ये यौगिकों का लवण या उपसहसंयोजी लवण जिनमें उपसहसंयोजकता, ये संकुल यौगिक भी हम इनको बोलते हैं, संकुल लवण भी कह सकते हैं, है ना। अलग अलग नामों से इसको जान सकते हैं। तो देखो बेटा, ये क्या होता है, ये होते थोड़ा सा भिन्न है उनसे, ठीक है ना। संकुल यौगिक, संकुल लवण, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जब दो या दो से अधिक क्या होंगे, लवण होंगे। जैसे मान हमने कहा कि दो, इसकी परिभाषा इस प्रकार से आएगी, दो या दो से अधिक, ठीक है ना, अधिक, जो हमारे पास क्या होंगे, लवण, जिनमें क्या होगी, समान मात्रा में मिल करके, ठीक है ना। इसमें भी क्या आएगा, दो या दो से अधिक लवण और समान मात्रा में, है ना, समान मात्रा में क्या होंगे, मिलकर मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, इनमें भी क्या होगी, समान मात्राएं, है ना। ये क्या होंगे, देखो, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लवण बनाते हैं, ठीक है ना, ये हो गया K4 और Fe और Cn की हमने होल 6 ली थी। यहां पर हमने दो चीजों को लिया बेटा, है ना, दो या दो से अधिक क्या हो सकते हैं, वो आपस में मिल सकते हैं, लेकिन इनकी विशेषता थोड़ा अलग है बेटा। देखो, समान मात्रा में तो मिल करके तो बनते हैं, लेकिन यहां अंतर क्या है, मेन जो अंतर है इसमें, वो क्या है, ये पूर्णतः आयन के रूप में क्या नहीं होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये यदि हम इसको देखेंगे, ये जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। ये क्या नहीं होंगे बेटा, पूर्णतः जल में वियोजित नहीं होंगे, नहीं होते हैं, जल में वियोजित नहीं होते। और किस प्रकार से वियोजन होता है इनका, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा बड़ा वाला ब्रैकेट, जो इसके अंदर है वो अलग होता है और ये अलग होता है। यानी कि किस प्रकार से वियोजित होगा, यहाँ पर K पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, और 4K यानी कि इस प्रकार से आएगा। और दूसरा जो वियोजन होगा वो किस प्रकार से होगा, इसमें ये बना देगा Fe और Cn के होल 6, ये नहीं होगा वियोजन, इसका अलग अलग पार्ट नहीं होंगे, होल 6, और इस पर क्या आएगा, -4 आएगा, 4 - 4, इतने रूपों में वियोजित होता है। तो पूर्णतः वियोजित नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि Fe भी आयन के रूप में मिल गया, Cn भी माइनस आयन के रूप में मिल गया, ऐसा नहीं मिलेगा, ये पूर्णतः वियोजित नहीं होता भाई। ये अंतर है किसमें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जो हमारे पास क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उनमें इस प्रकार का वियोजन नहीं होता है। जुड़ते तो दो या दो से अधिक ही जुड़ेंगे, बनेंगे भी दो या दो से अधिक तत्वों से बनेंगे, लेकिन ये क्या नहीं होंगे, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। समझ में आ गया बेटा, ये पानी में क्या नहीं होंगे, वियोजित नहीं होता। और ये वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं वियोजित होगा, इस वाले भाग को बिल्कुल ही वियोजन नहीं होगा, ये वाला, ठीक है ना। अब देखो, ये तो है बेटा हमारे पास। अब इनकी विशेषता, क्योंकि पढ़ना तो हमने इन्हीं को है, यही कंपाउंड्स हमने पढ़ने, ठीक है ना। अब इनमें देखो किस प्रकार से हो सकता है, यदि हम यहां देखिए तो क्या है, इसको समझते हैं।
पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसके पार्ट पढ़ेंगे कि जो हमारे पास क्या है K4 और Fe और Cn के होल 6 है। K4 Fe Cn के होल 6 इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो पहला नंबर है बेटा देखो इसमें, यहां पर जो K4 है इसको हम क्या कहते हैं, धनायन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, धनायन। ये धनायन है ना। कैटायन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम काउंटर आयन, अंग्रेजी में कहते हैं काउंटर आयन, काउंटर आयन के रूप में रहता है। या कैटायन भी हम इसको कह सकते हैं, कैटायन, ठीक है ना, कैटायन धनायन है, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग है। दूसरा पार्ट यदि देखेंगे तो जो हमारे पास ये ब्रैकेट है बेटा, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हिंदी में ध्यान नहीं आ रहा मुझे इसका नाम, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट हम कहते हैं इसे सिंपल, लेकिन जो है क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। तीसरा इसमें देखेंगे, इसके अंदर इस ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट के अंदर दो लोग रहते हैं। दो कौन कौन सी चीज रहती है, एक रहता है सेंट्रल मेटल एटम। कौन रहता है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम ओब्लिक आयन, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है ना। CMA सेंट्रल मेटल एटम या आयन, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु या ओब्लिक हम इसको कहते हैं आयन, आयन भी हो सकता है ना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। इसके अंदर, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर दो चीजें रहती हैं, और वो रहती हैं, एक तो रहता है CM, है ना, CMA, और दूसरा कौन सा रहता है, दूसरा इसमें रहता है बेटा लिगेंड्स। लिगेंड्स को हिंदी में भी लिगेंड्स ही लिखना बेटा, है ना, लिगेंड्स, इसको हम हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, लिगेंड, ठीक है ना। तो इंग्लिश में याद कर लो उसको, ठीक है ना, लिगेंड्स। दो चीजें इसके अंदर रहती है, इसके अंदर, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों की विशेषता भी बताते हैं हम आप लोग, है ना। और तीसरा इसमें क्या रहता है, यहां पर इस तरफ रहता है, वो रहता है कैट आयन, सॉरी एनायन, गलत कह रहा हूं, एन आयन। इस तरफ कौन रहता है, एनायन रहता है। किस तरफ रहता है बेटा, आयन, इस ब्रैकेट के बाद जो रहेगा वो एनायन रहेगा। तो इस जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें तीन चार चीजें हमने पढ़ ली। एक तो सबसे पहले इधर की तरफ क्या होगा, काउंटर आयन होगा। यहां अंदर क्या होगा, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, ये जो ब्रैकेट हो गया। और इसके अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर दो चीजें रहती हैं, एक रहता है CMA सेंट्रल मेटल एटम ओब्लिक आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा रहता है लिगेंड्स। अब इसके अंदर हम पहले जानेंगे, इनको पहचानना है। देखो ये है बेटा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, ये वाला, ये धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। अभी इनके बारे में हम जानेंगे और भी, ठीक है ना। और ये है लिगेंड्स, ठीक है। तो कुछ टर्म्स और देख लेते हैं, पहले हम जानते हैं किसके बारे में, CMA के बारे में। CMA, ये आई भी कर सकते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय धातु परमाणु ओब्लिक आयन। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, अभी प्रयोग होना है इसका, बहुत ज्यादा प्रयोग होना है, ठीक है ना। इसका क्या होना है, काफी ज्यादा प्रयोग हम करेंगे। तो देखो बेटा, ये है केंद्रीय धातु परमाणु और ओब्लिक आयन है, क्लियर, केंद्रीय धातु परमाणु ओब्लिक आयन है। ये देखो, ये क्या होगा, जो हमने यहाँ पर Fe देखा, इस Fe की, इस केंद्रीय धातु परमाणु की जो विशेषताएं होती है, क्या विशेषताएं हो सकती है इसकी। नंबर एक, ये क्या करता है,
लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। पहली कंडीशन है बेटा, देखो यहां पर लुईस अम्ल होता है। लुईस अम्ल क्या काम करता है? लुईस अम्ल करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। ध्यान ये रखना है आपको, लुईस अम्ल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की विशेषताएं होती है उसको, उसी को तो लुईस अम्ल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने की विशेषता होती है इसकी। इलेक्ट्रॉन युग्म, मैं ऐसे लिख रहा हूं याद करने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। ठीक है ना? तो ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। कौन सा वाला? जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा। दूसरी विशेषता क्या है बेटा इसकी? दूसरी विशेषता है इसके पास क्या होता है? डी कक्षक खाली होते हैं। इसके पास डी कक्षक खाली होते हैं। ठीक है, अभी हम शुरू पढ़ रहे हैं ये, क्योंकि इस चैप्टर का शुरुआत है। ठीक है ना? डी कक्षक क्या होते हैं? खाली होते हैं। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? जो तीसरी विशेषता है, ये डी ब्लॉक के जो यहां पर ये देखेंगे, इस प्रकार का जो तत्व होता है बेटा, ठीक है ना? ये तो लुईस अम्ल की भांति हमने व्यवहार बता दिया इसका, और डी कक्षक खाली होती है। ये मूलतः ये दो ही विशेषताएं हैं। जो तीसरा होता है बेटा इसमें, वो तीसरा है जो इस प्रकार के जो बंध बनाते हैं वो केवल डी ब्लॉक वाले अधिकांश बनाते हैं। कौन से वाले बनाते हैं? डी ब्लॉक के मेटल, डी ब्लॉक के धातु, है ना? जो डी ब्लॉक के धातु होंगे वो इस प्रकार के बंध बनाते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये तीन। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना? अब जैसे देखो, हमने कहा एक मेटल लिया और इसमें 6 जो है क्या हुए हैं? देखो Ml6 मान लीजिए हमने, ये एक हमारे पास M का मतलब यहाँ पर मेटल से, मान लीजिए हमने ये मेटल लिया, धातु लिया, और इससे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? लिगेंड्स। ये देखो बेटा, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ सकते हैं 6 लिगेंड? तो इसका मतलब 6 लिगेंड कब जुड़ेंगे? जब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आप लोग जानते हैं, ऐसे होगा, तब जाकर के 6 लिगेंड जुड़ेगा। तो एक लिगेंड यहाँ जुड़ेगा, दूसरा यहाँ जुड़ेगा, तीसरा यहाँ जुड़ेगा, चौथा यहाँ जुड़ेगा, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। इस प्रकार से 6 लिगेंड जुड़ेंगे। और ये 6 के 6 लिगेंड्स क्या कर रहे होंगे? इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे? एकाकी युग्म दे रहे होंगे। क्या दे रहे होंगे इसको? एकाकी युग्म। ये सब के सब क्या दे रहे होंगे इसको? एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। ठीक है ना? तो अब देखो कुछ चीजें हम अभी थोड़ा सा और पहचान लेते हैं इनको। चलो, अब आपको ये बताना बेटा, कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूं और उनमें आपको लिगेंड्स बताने, सॉरी, सेंट्रल मेटल आयन बताने, कौन सा सेंट्रल मेटल आयन होगा, है ना? थोड़ी इस टाइप की देख लेते हैं कितने बच्चों को समझ में आया, है ना? तो पहले देखो, मैंने एक तत्व लिखूंगा और इसमें आपको सेंट्रल मेटल आयन लिखना है, बताना है ना? तो जैसे मैंने लिखा Ni, ठीक है ना, Cl2 और H2O, ठीक है ना? ये मैंने लिखा हुआ है और इसको मैंने बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। इसमें पहचानो बेटा, CMa कौन है? जल्दी बताओ। Ni, Ni। और कोई बच्चे? और बताओ बेटा, और बच्चे सब सो गए क्या? अभी तो दिन में भी बेटा, दिन में भी जब क्लासें होंगी लंबी पूरा, अभी तो आप लोगों को दिन में मौका मिलता है आराम करने का, ठीक है ना? अभी तो रोज 4 बजे उठना है हमेशा। बताओ बेटा। सर सीओ। इस वाले में CO है? यस सर। दूसरे वाले में? अच्छा, और पहले वाले में? पहले वाले में Ni है सर। Ni है। और बच्चे बताओ बेटा, और
आपको भी तो बताने का मौका आना चाहिए, बताओ जल्दी से। इसमें एफ ही है सर। इसमें भी औरों को समझ में आया? पारस बता बेटा इसमें क्या होगा पहले वाले में? NI होगा सर। बिल्कुल ठीक है ना। ये आंचल बता बेटा दूसरे वाले में क्या होगा? आंचल आ गई, है भी कि चले गई? शिक्षा रावत, इंद्रपाल बता बेटा, इंद्रपाल सॉरी, शिक्षा को पूछ रहा हूँ, पहले इंद्रपाल को पूछता हूँ। इंद्रपाल बता बेटा इसमें कौन सा वाला दूसरा वाला? तुम बताओ बेटा शिक्षा, इस दूसरे वाले में कौन सा है? ये सब बच्चे सो जाते हैं क्या? आयुष है, आयुष बताओ बेटा इसमें कौन सा है? जो इन्होंने बताया वो तो बता दो तब पता लग जाएगा। ये सीओ बेटा है ना, अभी लोग बोलते नहीं तब क्या कर सकते। देखो यहाँ पर ये देखो इसमें क्या है, एफ है। तो जिन बच्चों ने नहीं जाना वो जान लो, इसमें निकिल है, इसमें सीओ है और इसमें एफ है। ये हमारे पास क्या है, क्या है ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, एटम या आयन के फॉर्म में। दूसरा है बेटा इसमें हम पढ़ते हैं लिगेंड्स, दूसरा हम देखेंगे लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में भी लिगेंड ही लिखना, ठीक है ना, लिगेंड। तो लिगेंड्स क्या होता है? अब वो तो ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म को, इस ये क्या करते होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को देते हैं। जो क्या करते होंगे, जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, किसको किसको देता है, सेंट्रल मेटल एटम को, है ना, उसे लिगेंड कहते हैं। ये पूछा जाता है, ये परिभाषा पूछी जाती बेटा, है ना, कि लिगेंड्स किसे कहते हैं। तो हम किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को सेंट्रल मेटल एटम को देता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। इसके पास क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। और जो लुईस किसकी तरह काम करता है, लुईस वो क्या करता था, लुईस अम्ल की तरह, ये क्या करता है, लुईस बेस की तरह या लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की तरह काम करता है। इसको ऐसे लिख सकते, तरह कार्य करता है, कार्य करता है, ये लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ये लुईस क्षार की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, देखो बेटे इसमें क्या होगा, यदि हम इसमें देखें तो इसमें किस प्रकार से आएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिया ये है निकेल, ठीक है ना, Na और Cl2 और इसमें H2। ये बताओ बेटा इसमें ये बताना आपको कि इसमें लिगेंड्स कौन है, निकिल के अलावा, देखो निकिल के अलावा सारे लिगेंड्स है, ये देखो लिगेंड्स है, ठीक है ना, ये लिगेंड्स है, Cl2 लिगेंड्स है, H2O लिगेंड्स है, ठीक है ना। यहाँ देखो CO और मान लीजिए हमने Cl लिया और यहाँ हमने लिया NH3 और इसकी होल 5 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है ना। ये लिगेंड्स कौन से हैं, ये बाकी लिगेंड्स है, CO कोबाल्ट को छोड़कर लिगेंड्स है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे Fe है और Cn की होल 6 है और इस पर क्या है, मान लीजिए 3 चार्जेस हैं माइनस के, तो इसमें देखेंगे तो क्या हुआ, ये लिगेंड्स है, Fe को छोड़कर के लिगेंड्स। तो लिगेंड्स को हम समझ रहे होंगे कि ठीक है ना, कि लिगेंड्स क्या हुए।